हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी। मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम लोग क्लास 10 साइंस से आर एनवायरनमेंट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि पूरे 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो 5 नंबर आज पूरे कर लो, पक्के कर लो, क्योंकि ये सेशन देखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर से कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। क्लास की कैमरा क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, बट कंटेंट क्वालिटी में आपको कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 4 दिन से हम लोग क्लास 10 साइंस बायोलॉजी की रिवीजन कर रहे हैं, फुल चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं पर डे। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट किया, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, फिर हेरिडिटी, और आज करने जा रहे हैं आर एनवायरनमेंट। अब कल है आपका इंग्लिश का पेपर, और उसके बाद जब आप घर से वापस आओ, मतलब घर वापस आओगे एग्जाम देकर, तो आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी, जो हम लोग अगले 3 से 4 दिन में करने वाले हैं आपके साइंस के पेपर के लिए। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी डिटेल में, बट पहले ना क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ रिकॉर्डिंग करने में, सो आई हैव टू डू इट फटाफट से। आई वॉज एक्चुअली अंडर द वेदर टुडे, तो बस क्या बताऊं। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्यारा सा सेशन, दैट इज आर एनवायरनमेंट का चैप्टर। अब मैं हो जाती हूँ थोड़ी सी छोटी और चली जाती हूँ कोने में, कोना पकड़ लेती हूँ अब मैं अपना। ये ठीक है, दिस इज द राइट कोना फॉर मी, ताकि मैं फटाफट अपने बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवा दूं। अच्छा हाँ, 5 नंबर अगर पूरे करने हैं ना, तो आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए जो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आने वाला है ना। अब इस 5 नंबर में कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा चीजें आएंगी? एमसीक्यू, असर्शन रीजन, और बहुत होगा तो 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो। अब एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप मेरा सारा सेशन देखते आए हो तो आपको पता होगा कि सारे सेशन की जो पीडीएफ होगी, जैसे अभी मैं जो आपको इस सेशन में पढ़ाने वाली हूँ, ये जो पूरा मटेरियल है, जो पीडीएफ है, ये आपको मेरे एप्लीकेशन सोनम मोहिनी बायोलॉजी में अवेलेबल होगा। सोनम मोहिनी बायोलॉजी, ठीक है। ये ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी प्ले स्टोर पे। जो बच्चे iOS यूजर हैं, वो क्लास प्लस नाम का ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां पर माई इंस्टीट्यूट में जाके ORG कोड डालेंगे, JYEDDK, और आपको सीधा हमारा सोना मोहिनी बायोलॉजी ऐप खुलकर दिखेगा। और जैसे ही आपको ये दिखेगा, आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है, और वहां पे आपको YouTube के सारे सेशन के पीडीएफ्स, एंड इनफैक्ट आपको YouTube के सारे सेशन के लिंक भी मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हो हमारा ये लेक्चर। अच्छा, जो बच्चे क्लास 10 वाले कोर्स में एनरोल करेंगे, विच इज जस्ट फॉर ₹1, क्योंकि ये एक बेसिक चार्ज, मिनिमल चार्ज लगना ही था, इसको मैं हटा नहीं सकती थी, अदरवाइज आई वुड हैव डन दिस फॉर फ्री। तो उन बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट
अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस अटेम्प्ट करने को मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ कंटेंट भी मिलेगा। तो ये एग्जाम का हाई टाइम है, ठीक है। आप लोगों को अगर 1 रुपए खर्च करके अच्छा खासा मटेरियल मिल रहा है विच इज वेरीफाइड बाय मी, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को मिस करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये चैप्टर विद द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आर एनवायरमेंट का चैप्टर जो है ना, ये इसीलिए काफी इजी और कंफर्टेबल चैप्टर है। इसे मैं कंफर्टेबल चैप्टर मानूंगी। द रीजन इज कि आप आसानी से अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में होती आ रही है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज ऑल दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर। तो जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को सराउंड करती है, ठीक है, हमारे आसपास की सारी चीजों को सराउंड करती है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लिविंग चीजें ही दिखेंगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही दिखेंगे। कुछ ऐसी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको लाइफ में सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे पानी के बिना तो जल ही जीवन है ना, पानी के बिना तो कोई चीज पॉसिबल है नहीं हो पाना। उसके बाद सनलाइट के बिना भी ये पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर सनलाइट नहीं होगी तो। क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी के वजह से होता है और बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। फिर उसके बाद एयर, सांस नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे। हालांकि अब तो दिल्ली वालों के लिए एयर इज लाइक अ लग्जरी, प्योर एयर इज लाइक लग्जरी। चलो, तो जब भी हम बायोटिक और ए बायोटिक इन दोनों फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि we are using the abiotic factors, we are not using but that is just useful for us, ठीक है। वो एक कंपोनेंट है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये बन जाता है हमारा इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इंटरैक्शन किसका किसका इंटरैक्शन? बायोटिक एंड एबायोटिक का इंटरैक्शन, ठीक है, ताकि लाइफ को सस्टेन करने में आसानी हो। नाउ इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पर फूड के लिए, अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से ही खुद के खाने का बंदोबस्त करना। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली होते क्या है? प्लांट्स होते हैं। ये जनरेट करते हैं C6H12O6 किसके थ्रू? मतलब किससे? CO2 से, सनलाइट से, है ना, वाटर से। ये सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिसके वजह से ये क्या कर पाते हैं? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाते हैं। और वही ग्लूकोज वो यूटिलाइज खुद के लिए भी करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है पूरे प्लांट में वो स्टोर्ड है, तो अल्टीमेटली हम उसे कंज्यूम करेंगे या फिर बाकी सारे अदर हेटरोट्रॉफ्स उसे कंज्यूम करेंगे। तो इसी तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है वो ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा ना। तो हर इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर फॉर देयर फूड, और इससे फूड चेन बनता है और नेचर में फूड वेब बनता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, फूड चेन रियलिटी में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
देर इज ऑलवेज फूड वेब इन नेचर, बट फूड वेब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा समझने में, इसीलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सबसे पहले फूड चेन का कॉन्सेप्ट बनाया गया ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। बट अगर हम नेचर में ऑब्जर्व करेंगे क्वाइटली तो वी विल फाइंड इट कि फूड चेन, एक सिंगल फूड चेन कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एक फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिजम्स किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आ रहे हैं ना, those are consuming different organism in the different food chain, or are being consumed by different organism in from a different फूड चेन। तो हर फूड चेन एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है और उसी को हम फूड वेब कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ने बच्चों इतने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज का प्रोडक्शन हो रहा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर साल लाइक लैक्स ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस होती है और उसे मैनेज अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है। मैनेज अच्छे से ना किए जाने का मतलब है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का जो मैकेनिज्म है, जो टेक्निक है, वो कई जगह पर अप्लाई ही नहीं होता। और इतने ह्यूज, आप सोचो, लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टन्स thousands of tons of garbage is being produced per year। मतलब ग्लोबली मैं कह रही हूँ, तो ये इतना सारा वेस्ट, इतना सारा कचरा कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाके डिस्पोज होगा? अल्टीमेटली दे आर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन द ओशियन, दे आर जस्ट डम्प्ड इन द ओशियन। और धीरे धीरे करके इस तरह से हम लोग अपने ही नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं। सो नाउ इट इज अ हाई टाइम दैट वी शुड टेक सम एक्शन, वी शुड टेक अ स्टेप towards what? Waste management। Now coming to proper topic of ecosystem। जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं सोचूंगी कि मैं इकोसिस्टम का पार्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को कैसे जस्टिफाई करूंगी? मान लो देर इज अ डिबेट गोइंग ऑन, हर डिबेट में ना देर इज ऑलवेज समवन जो सही, मतलब हर डिबेट का जो टॉपिक होता है वो टॉपिक या तो सही होता है या तो गलत होता है, बट डिबेट में दो पार्टीज एक दूसरे को, अपने आप को डिफेंड कर रही होती हैं, चाहे जानते हुए भी कि मतलब वो गलत है तो भी उनको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ डिबेट। मान लो आपको डिबेट करना है दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, हाउ विल यू डू दैट? जैसे अगर मुझे करना पड़ा तो मैं कह दूंगी कि मैं तो अपने फ्लैट में रहती हूँ, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है कहीं से भी, किसी भी चीज से, तो भी मैं नहीं जीत पाऊंगी। सो दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज अनडिबेटेबल बच्चों। क्योंकि मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे एयर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं खाना खाऊंगी यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर मैं डिपेंड हुई। चाहे मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड हुई, चाहे मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैं हेटरोट्रॉफ्स पर डिपेंड हुई। बट बिना खाना खाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो कितनों महीनों भी अपने फ्लैट के अंदर घुसा रहे, बाहर ना निकले, तो भी उसे सांस लेने के लिए एयर चाहिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए। खाना इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड वी आर heterotrophs, so we have to interact with the other components of ecosystem as well। तो हर इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म एक एरिया में एक साथ जब रह रहा होता है विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर्म एन इकोसिस्टम। जैसे कि एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में आप क्या क्या चीजें नोटिस करते हो? आप ट्रीज भी नोटिस करोगे, है ना, श्रब्स भी नोटिस करोगे। उस फॉरेस्ट में कई अलग अलग तरह के बच्चों एनिमल्स भी होंगे, एनिमल्स के अलावा बर्ड्स भी होंगी, बर्ड्स के अलावा इंसेक्ट्स भी होंगे, और ऐसे चीजें भी होंगी जो आपको दिख नहीं रही है, जैसे कि माइक्रो organisms। Very good। microorganisms usually as a decomposer रोल प्ले करती हैं, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, फिर पॉन्ड में भी आप ऐसे ही डिफरेंट, अच्छा ये तो मैंने सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट को ही यहाँ पर नोट किया है, ए बायोटिक तो हर जगह प्रेजेंट है ना। इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या बेसिक बेसिक डिफरेंस है, फटाफट से इसके बारे में जानते हैं। नेचुरल यानी कि वो इकोसिस्टम नेचुरली इस दुनिया में बना बनाया आया था, ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में अपने आप, ऑन इट्स ओन। जैसे कि फॉरेस्ट अपने आप बना, कोई भी अमेजोन रेन फॉरेस्ट नहीं बनाएगा, कोई भी सुंदरबन फॉरेस्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। लेक अपने आप, जितने भी नेचुरल लेक्स हैं वो अपने आप बने।
ठीक है। मैं स्पीति वैली गई थी, वहां पर एक जगह है, उसका नाम है धनकर, और पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा लेक है, छोटा नहीं है, हाँ मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। ना छोटा है ना बड़ा है, अब आप समझ जाओ कि कैसा होगा। और सोचो कि पहाड़ के ऊपर एक लेक कैसे हो सकता है, एक झील कैसे होता है, हो सकता है, कोई बना नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं बना सकता, दैट इज नेचुरली प्रेजेंट ओवर देयर एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, ओशन कोई बना नहीं सकता, इट वाज नेचुरली मेड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऑन द कॉन्ट्ररी मैन मेड इकोसिस्टम होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने घर में एक्वेरियम रखूंगी जहां पर फिशेस होंगे, उनके लिए छोटे छोटे प्लांट्स को एक्वेरियम के अंदर प्लेस करूंगी ताकि उनको कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन अवेलेबल होता रहे। देन मैं ऑक्सीजन का टैंक अलग से उनके लिए लगाऊंगी, छोटा सा मशीन जैसा जो होता है, और लाइट की व्यवस्था करूंगी उस एक्वेरियम के ऊपर, ताकि जो भी प्लांट्स मैंने प्लेस किए हैं, आई मीन एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जारी रहे होना। तो मैंने क्या किया, मैंने बायोटिक ए बायोटिक को खुद से एक जगह पर प्लेस किया, और मैंने खुद से एक इकोसिस्टम बनाया। ठीक है, दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। एक किसान है, वो क्रॉप फील्ड, वो अपने क्या कहते हैं, अनाज के लिए, हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब अपने अनाज के लिए खेत, ठीक है, बनाता है। क्यों बनाता है, वहां पर अपना खुद का ही इकोसिस्टम है, वो बहुत सारे उसके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, इंसेक्ट्स होंगे वहां पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, एयर वाटर सॉइल टेम्परेचर सनलाइट, ये सब तो खैर है ही, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। देन अगेन गार्डन, अगर मैं चाहूँ अपने घर के बाहर, फ्लैट के बाहर कोई क्या ही गार्डन बनाएगा, लेकिन हाँ अपने घर के बाहर अगर मैं अपने रियल होम के बाहर गार्डन बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, दैट इज माई ओन विल टू मेक अ इकोसिस्टम। नाउ यहाँ पर फटाफट से देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स क्या है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में एयर वाटर लैंड आ जाएगा, सॉइल टेम्परेचर ये सब भी आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल बायोटिक में आ जाएगा। अब बायोटिक कंपोनेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट हो सकते हैं तीन तरह के, एक हो गया प्रोड्यूसर, एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया डिकम्पोजर। और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चों बायोटिक फैक्टर में, मतलब इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर के बिना खाना प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मेजर सोर्स ऑफ फूड हो गए ना ये बाकी सबके लिए। कंज्यूमर यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स, ज्यादातर तो हेटेरोट्रॉफ्स ही हैं इस दुनिया में, राइट। और डिकम्पोजर्स, जितने भी कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स डेड हो जाएंगे, उनको, उनकी लाश को ठिकाने कौन लगाएगा बच्चों, वो है डिकम्पोजर्स, और दोज आर मोस्टली माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कंज्यूमर में भी इतने अलग अलग तरह हो जाते हैं। हर्बीवोर जो कि सिर्फ डिपेंडेंट ही होता है प्लांट पर डायरेक्टली, कार्निवोर जो कि दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, ओमनीवोर जो प्लांट और एनिमल दोनों को प्रेफरेंस देता है बारी बारी से, और पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे अपने फूड के लिए, वो उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है बच्चों। रुको मैं कलर चेंज करूं, मैं थोड़ा पैरासाइट के बारे में बताती हूँ। ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, उस अदर ऑर्गेनिज्म को कहेंगे होस्ट। ठीक है, लिव्स इन और आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ठीक है, अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली। ठीक है, यही रीजन है कि इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव
सिस्टम और इवन माउथ पार्ट भी नहीं होते, क्योंकि खाना चबाने की नीड ही नहीं है। दे विल जस्ट रादर देन सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली। ओके, तो ये होते हैं कुछ पैरासाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ एबायोटिक वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, दीज बोथ आर द मेजर डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गया, मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बना लेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे खुद का खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, एबायोटिक कंपोनेंट को यूज करके। वो एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, मतलब एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, देन वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और टेम्परेचर, सनलाइट। देन कंज्यूमर, ये सारे एनिमल्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली अगर डिपेंड कर रहा है वो कंज्यूमर, तो वो यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर ही डायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। इनडायरेक्ट है तो वो सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर को ही हर्बीवोर कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर में ओमनी वोर्स भी आ जाते हैं बच्चों, और कार्निवोर्स भी आ जाते हैं, मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी इज प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, दोज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स फॉर द फूड। और सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर ओमनीवोर्स या कार्निवोर्स होंगे, दोज आर indirectly dependent on plants for their food. नाउ डिविजन ऑफ कंज्यूमर, हर्बीवोर्स डायरेक्ट प्लांट ईटर्स होते हैं, जैसे कि बकरी हो गई, डियर हो गया। ठीक है, देन कार्निवोर्स, फ्लैश लिखा हुआ है, फ्लैश होगा, फ्लैश यानी कि मांस, मांस खाने वाले, फ्लैश ईटर, टाइगर, क्रोकोडाइल, इवन मैन भी होते हैं। ओमनीवोर्स, ये दोनों प्लांट और एनिमल पर फीड कर सकते हैं। ह्यूमंस आर द प्राइमरी एग्जाम्पल। पैरासाइट्स, ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं एंड टेक फूड फ्रॉम इट, जैसे लाइस हो गया, कस्कूटा हो गया, कस्कूटा प्लांट पैरासाइट होता है। यहाँ पर मैं अगेन पैरासाइट के बारे में कुछ और चीजें बताना चाहूंगी। मुझे पता नहीं, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि पैरासाइट के ऊपर क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे। तो पैरासाइट दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक्टो पैरासाइट, ये क्या करते हैं, लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट, और दूसरा होता है एंडो पैरासाइट, लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। बचपन में छोटे बच्चे जब मिट्टी विट्टी खा लेते हैं खेलने कूदने के चक्कर में, तो उनके पेट में ना कीड़े होने लग जाते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा इचिंग इचिंग सी होती है उनको अपने रियर एंड में, अपने एनस के पार्ट में।
और फिर मम्मी पापा मिलकर क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, फिर उल्टियाँ आती हैं या उल्टियाँ नहीं भी आ रही हैं तो समहाउ कीड़े मारने वाली दवाई दी जाती है, और वो फीसिस के थ्रू बाहर वो कीड़े निकलते हैं। तो वो कीड़े कीड़े क्या है, वो है एंडोपैरासाइट। उस कीड़े का खुद का कोई सिस्टम नहीं है, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से ही अब्सॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली। इंटेस्टाइन्स में वो ज्यादातर थ्राइव करता है। फिर टेप वर्म हो गया, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो इंसानों के और बाकी दूसरे जानवरों के भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दोज आर पैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी सरफेस के ऊपर होंगे। नाउ कमिंग टू द डिकम्पोजर पार्ट, देखो मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि पैरासाइट और डिकम्पोजर में से क्वेश्चन जरूर आएगा इस साल। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक इट विल कम। तो डिकम्पोजर्स में देखो कितना कुछ लिखा हुआ है। ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल को डिकम्पोज करते हैं। कैसे डिकम्पोज करते हैं, फटाफट से इसका मैकेनिज्म समझाती हूँ, ध्यान से देखना। बेसिकली डिकम्पोजर्स होते क्या हैं, ये होते हैं माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली या तो ये होंगे बैक्टीरिया या तो ये होंगे फंगस, है ना। तो जब ये किसी भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करते हैं तो दे सिक्रीट सम काइंड ऑफ एंजाइम्स। वो एंजाइम डेड बॉडी के को डिकम्पोज करने में, सड़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, डेड डेट्राइटस बन जाता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होगा डेड रिमेन्स का, उसके वेस्ट प्रोडक्ट का, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका, उसके सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक करेंगे और वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इजीली अब्सॉर्बेबल फॉर्म होता है। वो सॉइल में अब्सॉर्ब हो गया या किसी भी तरीके से वो नेचर में अब्सॉर्ब हो गया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। अभी मैंने आपको यही बताया, जैसे फॉस्फेट्स हो गए, है ना, ऑक्सलेट्स हो गए, अलग अलग तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो रिलीज होंगे उस डेड और डिकेइंग बॉडी से, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ रहा है माइक्रो डिकम्पोजर। तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होकर सॉइल के अंदर होराइजन तक चले जाएंगे, वहां डिपॉजिट होंगे एज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, और फिर वही सॉल्ट्स अच्छा न्यूट्रिशन का काम करते हैं टू फर्टिलाइज द सॉइल। इन एन अनक्लीन एक्वेरियम फिशेस और प्लांट्स डेड हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लीन नहीं है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो करेगा, यानी बैक्टीरिया और फंजाई, वो ब्रेक डाउन करेगा डेड रिमेन्स को और वहां के वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ताकि वो क्लीन करे उस सिस्टम को। तो इसीलिए डिकम्पोजर्स को बेटा जी नेचुरल क्लीनर्स भी बोला जाता है। ठीक है, देखो मैं जितना भी चीज पढ़ा रही हूं ना, उसमें से क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा। और अगर तुम लोगों ने नहीं लिखा तो मैं देखना एग्जाम वाले दिन ही तुम लोगों की क्लास लगवाऊंगी। क्लास लगवाऊंगी किससे, खुद ही क्लास लगाऊंगी तुम्हारी। अगर डिकम्पोजर्स एब्सेंट हैं तो जो गार्बेज है, जितने दुनिया में जितने भी डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स होंगे वो कभी डिकम्पोज होंगे ही नहीं। तो इमेजिन करो कि घर के बाहर निकले हो और महीनों पुराने मरी हुई चीजें अभी भी वैसी की वैसी ही है, वो सड़ी ही नहीं है, वो इस नेचर में तब्दील ही नहीं हुई है, मिली ही नहीं है, वो अभी भी वैसी ही वैसी है। सोचो ना, मतलब कि कैसा हो जाएगा एनवायरनमेंट तुम्हारा। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू, मतलब have decomposers in our ecosystem, in our environment. So this leads to accumulation of organic material, जिससे pollution cause होगा। बैक्टीरिया फंगस इसके एग्जाम्पल होते हैं डिकम्पोजर्स के। ये replenishment of natural resources में हेल्प करते हैं। replenishment मतलब कि जितना खर्च हो गया वापस से refueling हो गई नेचुरल रिसोर्सेस की, वापस से साइकिल जो है वो रिपीट हुआ। सो यू कैन सी द डिकम्पोजर्स, उनके पिक्चर्स है यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन करते हैं, इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग? यस, सी इज द राइट आंसर। Sometimes, no, not sometimes, all the time. Which one of the following is an artificial ecosystem? Pond, crop, field, lake, forest?
तो देखो बेटा, यहाँ पर बेस्ट आंसर तो क्रॉप फील्ड होगा। पॉन्ड जो है वो नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, बट क्रॉप फील्ड इज ऑलवेज आर्टिफिशियल। Coming to food chain and food web, बच्चों, food chain is the series of organism feeding on one another or organism taking part at various biotic level। मतलब कि प्लांट है, इस पे कोई इंसेक्ट फीड करेगा या फिर कोई हर्बी वो फीड करेगा, ठीक है, या फिर कोई बर्ड फीड करेगी। वैसे बर्ड डायरेक्टली प्लांट पर फीड नहीं करती, तो इसको हम हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इन इंसेक्ट या हर्बीवोर को कोई बर्ड फीड करेगी, ठीक है, या छोटा मोटा एनिमल फीड करेगा, ठीक है। अब इस एनिमल को कोई प्रीडेटर बड़ा एनिमल फीड करेगा, और इस तरीके से हमारा फूड चेन बढ़ता चला जाता है। अगर आप ये डायग्राम देखो तो देखो ध्यान से कि ये प्लांट है, इसको डियर ने फीड किया, डियर को टाइगर ने, और टाइगर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अगर मर गया तो इसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला फूड चेन देखो, ये प्लांट है, प्लांट को इस इंसेक्ट ने फीड किया, इंसेक्ट को मेढक खा जाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर और वी कैन से कार्निवोर, फर्स्ट कार्निवोर। फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा, स्नेक इज टर्शरी कंज्यूमर और स्नेक को अल्टीमेटली वल्चर खा जाएगा। देन दिस इज ऑल्सो प्लांट, इसको स्कॉर्पियन खा गया। ये मान लो एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है, स्कॉर्पियन को मछली खा गई और इसको सीगल खा गया, ठीक है। सो each step or level of food chain forms a trophic level। trophic level का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ फूड। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं हमेशा, अनडाउटेडली, ठीक है, अनडिबेटेबल है ये, हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होंगे ऑटोट्रॉफ्स। हर्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर होंगे। स्मॉल कार्निवोर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर होंगे, और लार्जर कार्निवोर यानी कि टर्शरी कंज्यूमर हमेशा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर होंगे। ना फूड क्या है, एक तरह का फ्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसीलिए इंटरैक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट इन्वॉल्व करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ऑटोट्रॉफ सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड बना सके, और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली एनर्जी तो है ही है ना। अब ऑटोट्रॉफ को जो फीड करेगा तो वो एनर्जी उसके पास भी तो जाएगी, सारी नहीं जाएगी, थोड़ी ही जाएगी, ठीक है, इनटू हेटरोट्रॉफ्स एंड डीकंपोजर्स। लेकिन कितनी जाएगी वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, अब वो ध्यान से देखो, ये वाला पेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें अगेन दो हार्ड बना दिया है मैंने, एंड यू कैन नॉट स्किप दिस वन। सो ग्रीन प्लांट्स एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लगभग 1% ऑफ द सोलर एनर्जी ही ट्रैप कर पाते हैं, ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि लीव्स पर फॉल करेगा और कन्वर्ट कर देगा फूड एनर्जी में। जब प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो हर्बीवोर हैं वो कंज्यूम करेंगे ग्रीन प्लांट को, तो बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो जाती है, और कुछ तो मेटाबॉलिज्म में ही चली जाती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में चली जाती है। तो लगभग 10% ऑफ द फूड इज टर्न्ड इनटू बॉडी, मतलब सिर्फ 10% ऑफ द फूड एनर्जी वॉज turned या फिर transferred to the body of primary consumer. So it is the average amount of organic matter present at each step, it reaches the next level of consumer। अब इसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाऊंगी अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। फूड चेन जनरली कंसिस्ट करते हैं 3 या 4 स्टेप ही, उससे ज्यादा फूड चेन मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि चलो मैं बताती हूँ, एक प्लांट है, इसमें 10 किलो, 10 तो बहुत कम हो गया, 1000 किलो जूल एनर्जी प्लांट ने बना रखी है। अब प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, मतलब कंज्यूम करेगा,
तो इसमें इसका 10% ही पहुंचा, यानी 100 किलो जूल ही पहुंचा। चलो कोई बात नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करेगा तो इसके पास सिर्फ 10 किलो जूल पहुंचेगा, 10% ऑफ ईच लेवल, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर फीड करेगा तो सिर्फ इसके पास 1 किलो जूल पहुंचेगा। अब 1 किलो जूल इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ट्रांसफर टू दी अदर ट्रॉफिक लेवल, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता नेचर में। और हाँ, एक और चीज है, कहते हैं ना कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, मान के चल सकते हैं। अगर आप ये पूरा फूड चेन अच्छे से स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि वेजिटेरियंस डायरेक्टली प्लांट पर फीड कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग 10% ऑफ व्हाट प्लांट हैव दिस एनर्जी। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी कंज्यूमर में आ रहे हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास प्राइमरी कंज्यूमर का 10% ऑफ एनर्जी पहुंचेगा, तो इसीलिए शायद ऐसा बोला जाता है, ठीक है। Since so little energy is available for the next trophic level, generally इतने सारे इंडिविजुअल्स लोअर ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, प्रोड्यूसर्स ज्यादा नंबर में होने चाहिए और होते भी हैं। हर ऑर्गेनिज्म जनरली इज ईटन बाय 2 or more kind of organism which in turn are eaten by several other organisms. This is a series of branching relationship of food chain and that is known as food web. अगर आप इस फूड वेब का देखोगे डायग्राम, तो आप देखोगे कि इस प्लांट को 3 अलग तरह के प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड कर रहे हैं, है ना। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर को भी एक से ज्यादा अलग तरह के एनिमल जो है वो फीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि देर इज नेवर अ सिंगल फूड चेन अवेलेबल और एग्जिस्ट इन द नेचर, देर इज ऑलवेज अ फूड वेब that exist in the nature. Now in the given food chain, suppose the amount of energy at fourth trophic level is 5 kilojoule, what will be the energy available at the producer level? देखो बहुत आसान है, ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के पास क्या है, कितना है, 5 किलो जूल है। तो इसके पास कितना होगा, अगर हम यहां से यहां की तरफ जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो घटेगा, 10-10% ही बचेगा, और इधर से इधर 10-10% बढ़ेगा, है ना। तो फ्रॉग के पास पहुंच गया 50 किलो जूल, इसके पास ग्रास हॉपर के पास हो जाएगा 500 किलो जूल, और ग्रास के पास यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पर अगर हम बात करें तो 5000 किलो जूल वी विल सी, एंड द राइट आंसर इज डी। नाउ एनर्जी फ्लो देखो क्या होता है, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। अगर आप कहोगे कि एनर्जी वापस से सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास और सेकेंडरी से प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर से प्लांट के पास पहुंच जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है होना, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू द सन और कंज्यूमर टू ऑटोट्रॉफ, इट इज नॉट मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी एनर्जी अवेलेबल है ना किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, वो धीरे धीरे डिमिनिश ही होने वाली है प्रोग्रेसिवली, लाइक ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे ही वो उस ऑर्गेनिज्म में जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वो ब्रीद करेगा, उसके अंदर अलग अलग तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी जो आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा है, बाकी सारे चैप्टर में पढ़ा है। वो सब होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी लूज होने लग जाती है जैसे जैसे टाइम बीतता है, यानी कि प्रोग्रेसिवली, और एनर्जी डिमिनिश होगी, वो कभी भी बढ़ेगी नहीं, बढ़ के वापस दूसरे मतलब पिछले ट्रॉफिक लेवल पर कभी नहीं जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो ना। कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बच्चों जो बॉडीज में एंटर कर जाते हैं फूड चेन के थ्रू। अब यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाने जा रही हूँ। मान लेते हैं कि प्लांट है, प्लांट में हमने क्रॉप है, मतलब खेत है, ठीक है, किसी अनाज का खेत है, फसल हो रही है, फसल उग रही है। अब उस फसल को बचाने के लिए हमने डीडीटी और कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह स्प्रे कर दिए, ठीक है। वो स्प्रे करने के बाद वो ना प्लांट के बॉडी में चला गया, कुछ उसके सरफेस में ही रह गए, कुछ अंदर भी चले गए। अब होती है बारिश, या फिर इट विल गेट वॉश्ड अवे कभी ना कभी, तो
इट विल गेट वॉश्ड अवे। तो उस वाटर स्ट्रीम में जहां पे भी वो पानी गया, उस वाटर स्ट्रीम के थ्रू भी वो डीटीटी, वो केमिकल्स जो हैं वो रहेंगे प्रेजेंट। केमिकल्स कभी भी डिग्रेड नहीं होते अपने आप, ठीक है। प्रोसेस कर सकते हो, तुम उसे मैनेज कर सकते हो, बट अपने आप नेचुरली वो नहीं खत्म हो सकते। सो अब वो चला गया किसी वाटर बॉडी में, सारे नाले नालियां सब चीज वाटर बॉडी में ही जाती है ना अल्टीमेटली। वाटर बॉडी में है कुछ फिशेस, छोटे छोटे फिशेस, उनके अंदर वो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। अब उन फिशेस को कंज्यूम करेंगी बिग फिशेस, उस बिग फिशेस में कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा, और फिर उस फिश को कंज्यूम करेगा मैन, और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होगा उसी में, जो लास्ट कंज्यूमर होगा, ठीक है। अगर मान लो ये प्लांट बॉडी से वॉश अवे नहीं भी होता है, तो भी उस प्लांट के अंदर भी तो कुछ केमिकल्स चले गए। अब उस प्लांट को भी तो कोई ना कोई खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, उसे सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। कॉन्सेंट्रेशन केमिकल की हमेशा बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर, उसमें सबसे ज्यादा लाइक हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल, और इसी को बच्चों कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्नीफायर जानते हो क्या होता है? एक लेंस होती है, ठीक है। अब उसके थ्रू आप कोई भी चीज देखोगे, छोटे छोटे वर्ड्स आपको बड़े बड़े नजर आएंगे, दैट इज मैग्नीफायर। वर्ड्स क्या, कोई भी चीज आपको बड़े नजर आएंगे, दैट इज मैग्नीफायर। मैग्नीफाई मतलब कोई चीज 10 टाइम्स 20 टाइम्स, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स बड़ा हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। सो एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड्स आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और वाटर। अब वहां सॉइल से प्लांट्स उसे अब्सॉर्ब करेंगे, वाटर बॉडीज में वो जाएगा, aquatic प्लांट्स और एनिमल्स विल टेक अप फ्रॉम देम, दस इट विल एंटर द फूड चेन। और ये होता है नॉन डिग्रेडेबल केमिकल, जो अक्यूमुलेट करता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में, और इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सीरियल्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, मीट में, इन सब में इन पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज यानी कि बचा हुआ कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होता ही है। देयर कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन सबसे टॉप लेवल किसी भी फूड चेन का ऑक्यूपाई करते हैं। Accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain increasing amount at each higher trophic level is known as बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नाउ क्या क्या मेथड्स हैं टू रिड्यूस इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड, कि हम केमिकल पेस्टिसाइड को नो कह दें और बायो पेस्टिसाइड के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरली बिफोर यूज, बहुत अच्छे तरीके से धुलना साफ करना इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ही आप कंज्यूम करो ज्यादातर। ऑर्गेनिजम्स विद सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म कौन है, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। तो ओजोन बच्चों एक होता है डेडली पॉइजन, ठीक है, लेकिन यही डेडली पॉइजन हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है। एट हाउएवर एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन से हायर लेवल की बात हो रही है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर ऑफ आर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओजोन शील्ड करता है अर्थ सरफेस को फ्रॉम डेंजरस यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। यूवी रेडिएशन क्या होती है, एक तरह की हार्मफुल रेडिएशन होती है जो सनलाइट के थ्रू आ रही होती है, सन के टुवर्ड्स, सन से इधर अर्थ के टुवर्ड्स आ रही होती है, ठीक है। ये हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं, मतलब जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, ठीक है,
हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में हायर एनर्जी के यूवी रेडिएशन स्प्लिट करते हैं ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन एटम्स में, और वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स। नाउ 1980s में अमाउंट ऑफ ओजोन बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करने लग गया। अब ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उस टाइम पर बहुत शार्पली इंक्रीज होने लग गया था CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होना। ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में ये केमिकल्स यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट में, ताकि चीजों को ठंडा रख सके। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने 1987 में एक अग्रीमेंट पे साइन किया कि हमें CFC प्रोडक्शन को फ्रीज करना पड़ेगा। नाउ इट इज मैंडेटरी कि हर एक चीज, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, जहां जहां पर पहले CFC यूज किया जाता था वो सब CFC फ्री बनने लगेंगे। CFCs को यूज नहीं करना, मतलब करना बैन कर दिया एक तरह से। बाकी अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ CFC ही था जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा था, जो ओजोन को तोड़कर O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा था। बाकी अलग अलग तरह के सब्सटेंस भी थे, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हेलोन्स हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया ना कि अब रिसेंट ईयर्स में ओजोन होल बनने लग गई। ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि छेद हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, नहीं। ओजोन होल का मतलब है कि उस जहां पर होल जैसा नजर आ रहा है ना, वहां पर ओजोन लेयर इतनी पतली हो गई है कि वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, और वहां से आसानी से यूवी रेडिएशन एंटर कर सकते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। लेकिन अब खुशखबरी की बात यह है कि धीरे धीरे हमारा ओजोन ही होल भी हील हो रहा है। इट इज फॉर्मिंग लेयर बाय लेयर, इट इज फॉर्मिंग अ थिक लेयर नाउ, एंड वी कैन सी कि अब ओजोन का जो डिप्लीशन था वो धीरे धीरे रिप्लेनिश हो रहा है। ठीक है, excessive exposure of humans to UV rays will result in what? Damage to immune system, yes. Damage to lungs, no. Skin cancer, yes. Peptic ulcer, no. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 and 3. C will be the right answer. Depletion of ozone is mainly due to chlorofluorocarbon compound, carbon monoxide, methane, pesticide. A is the right answer. ठीक, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो गार्बेज यानी कि जितना कूड़ा कचरा है, दैट इज अनवांटेड मटेरियल, जो कि हम लोग फेंक देते हैं, दैट वी विल थ्रो अवे। सो इन ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो इन गार्बेज को ब्रेक डाउन करते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोयला खा लिया तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से बैक्टीरिया या बाकी के सैप्रोफाइट्स में कोई एंजाइम नहीं होता आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक को डिग्रेड करने का या ब्रेक डाउन करने का। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कोयला जलाने से तो एनर्जी रिलीज होती है, पर कोयला खा लेने पे थोड़ी ना हमें एनर्जी मिलेगी बेटा। उसी तरह से माइक्रोब्स एंजाइम्स जो रिलीज करते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ब्रेक डाउन के लिए वो एंजाइम बहुत फायदेमंद होता है। बट बट आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीजों का ब्रेक डाउन वो एंजाइम नहीं कर सकता जो माइक्रोब्स रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। सो दोज डिकम्पोजर्स विल play no role in the decomposing or degrading the garbage that we are nowadays producing synthetically। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया। तो जो भी सब्सटेंस आसानी से ब्रेक डाउन हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, मीट, पेपर, रबर एक्सेट्रा। अब देखोगे ध्यान से कि ये सारे जो है ये नेचुरली बन रहे होते हैं। लेकिन जो भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। अब जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, नायलॉन हो गया, इन्हें हम केमिकल्स यूज करके और बहुत ही हाई एंड पॉलीमर्स को यूज करके हम बनाते हैं। तो ये बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में और हार्म करता है हमारे इकोसिस्टम को। यहाँ पर इस चार्ट में दिया हुआ है कि कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कितना टाइम लेता है ब्रेक डाउन करने में। एक शीशे का बॉटल 500 ईयर्स तक ले लेता है। प्लास्टिक के बैग्स 10 से 20 साल में डिकम्पोज हो पाते हैं।
प्लास्टिक कंटेनर्स 50 से 80 साल में, प्लास्टिक सोडा बॉटल 450 ईयर्स में, नायलॉन का फैब्रिक है तो 30-40 साल में ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिस्पोजेबल कप्स ट्रेन्स में दिए जाते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स ये भी होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन देखो इनको कितनी मतलब ये दिख रहा है आपको, ये आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, बट ये कितना ज्यादा नुकसानदायक है। इसका एक ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो, कुल्हड़ यूज कर सकते हो, जो कि मिट्टी का बनाया जाता है, क्ले कप्स होते हैं। लेकिन अब अगेन यही चीज है कि इसको बनाने में भी फर्टाइल टॉप सॉइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, प्लस सॉइल का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो हम मतलब उस चीज की भरपाई शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सोचो कि जो ये इसे बना रहे हैं जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, कि हम कुल्हड़ के कप में, कुल्हड़ में चाय पियेंगे, 2 मिनट का काम और फिर वो वेस्ट हो जाएगा। अब फिर उसे प्रोसेस करो और फिर उसको उससे दूसरे कुल्हड़ बनाओ, सो दैट इज काइंड ऑफ हेक्टिक, है ना। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स को यूज किया जा रहा है, ये चलो फिर भी बेटर ऑप्शन है, बेटर देन प्लास्टिक कप, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है और ये कोई भी ड्रिंक की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता, मतलब कि जो आपको एक्सपीरियंस होगा ड्रिंक का उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। देन कमिंग टू समथिंग वेरी सीरियस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट बच्चों। सो ये इंक्लूड करता है मोबाइल फोन, जितने, अच्छा आपके पास वही सेम मोबाइल फोन तो नहीं होगा जो आपके घर में 10 साल पहले या 15 साल पहले हुआ करता था, पीपल चेंज, ठीक है, लेकिन वो वेस्ट गया कहाँ, कंप्यूटर्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, ठीक है, इन सब में डेंजरस केमिकल्स होती हैं जैसे कि मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरियम, लिथियम, ये सारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, दोस आर वेरी डेंजरस, और ये ब्रेन को, हार्ट को, लिवर, किडनी, स्केलेटल सिस्टम को डैमेज कॉज कर सकता है अगर इसका एक्सपोजर हो गया उतने कॉन्सेंट्रेशन में तो। और एक्सपोजर तभी होगा जब ये पोल्यूट करेगा हमारे एनवायरनमेंट को, और पोल्यूट तभी करेगा जब इसका डिस्पोजल मैनेजमेंट खराब रहेगा। So in an ecosystem, the 10% of energy available for transport or transfer of one trophic level to the next is in the form of what energy? It is chemical energy. Remember this. फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कहीं से भी फ्लो करेगी, हो सकता है रिटर्न हो जाए, साइकिल बन जाए किसी भी एनर्जी का, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन? डिक्रीज इन एनर्जी एट हाई ट्रॉफिक लेवल, यस, ए इज द राइट आंसर, पहला ही आंसर सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, ये तो सही है बेटा, ये इनकरेक्ट तो है नहीं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के कीवर्ड्स क्वेश्चन में पहचाना करो, रिकॉग्नाइज करो और उसे अंडरलाइन करो, ताकि आपके दिमाग में बनी रहे ये चीज कि आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट फाइंड आउट नहीं करना। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो सही बात है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये सही है। तो बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये अपना खाना ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं लेते, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना खाना बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये खाना नहीं बनाते, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इनका खाना है और ये बनता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप एवरीवन कि आप सबको ये वाला सेशन, ये वाला चैप्टर, ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड आई जस्ट होप कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी बच्चों, बट स्टिल अगर आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कोई डाउट हो, कोई ऐसा टॉपिक जो गलती से मुझसे छूट गया हो या मैंने अच्छे से नहीं समझाया हो, सी कंसिडर दिस एज अ ह्यूमन एरर, और ये हो जाता है कभी कभी, तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना है। डे बाय डे स्लोली वी विल इम्प्रूव आवरसेल्व्स, आप भी इम्प्रूव करोगे, मैं भी इम्प्रूव करूंगी, एंड हम अपने कंटेंट को भी और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज में प्रॉब्लम होगी प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड बताना कि आप कल से, यानी कि आप अपने साइंस के एग्जाम के पहले किस तरह के क्लासेस प्रेफर करोगे। क्या आप मैराथन्स अटेंड करना चाहते हो, लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हो, क्या आप मेरे
ऐप पर वेबिनार करना चाहते हो या हम लाइव डाउट सेशंस कर सकते हैं, गिव सम सजेशंस, यू आर ऑलवेज वेलकम। और हाँ, इस सेशन का पीडीएफ आपको सिर्फ मेरे ऐप पर ही मिलेगा, दैट इज सोना मोहिनी बायोलॉजी। कुछ नहीं करना, छोटू सा तो ऐप है, फटाफट से इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, और आपको सेशन का पीडीएफ, लिंक, टेस्ट सब कुछ फ्री में मिलेगा। और कोर्स में एनरोल करोगे दैट इज जस्ट फॉर 1 रुपी। 1 रुपी का आप पेटीएम ट्रांजैक्शन या कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। एंड कोर्स के अंदर आपको इतनी सारी चीजें फ्री में ही मिलने वाली हैं। सो आई बी वेटिंग फॉर यू ऑल। कल के लिए ऑल द बेस्ट, जितने बच्चों का इंग्लिश का पेपर है कल, सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सारे बच्चों को। मे यू अचीव ऑल काइंड ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। और साइंस के पेपर के लिए तो मैं ऐसी धुआंधार तैयारी कराऊंगी, यू विल जस्ट सी। सो ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।